हाँ, हेलो दोस्तों। तो आज का जो हमारा क्लास है, प्रीवियस जो क्लास थी उसको आगे बढ़ाएंगे। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में जानना है। तो आज के सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में हम ज्योतिबा फुले जी के साथ घूमेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ज्योतिबा फुले ने कौन से प्रयास किए थे, मतलब डेवलपमेंट के लिए उस टाइम पे, नेशनलिज्म में हेल्प करने के लिए। तो सबसे पहला, एक्चुअली ज्योतिबा फुले जो है ना, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे एट दैट टाइम, क्योंकि विमेन सोसाइटी में एक ऐसा मतलब जो है कि थे जिनको सप्रेस किया जा रहा था, या मतलब एक तरीके से विमेन जो है घर पर भी एक्सप्लॉयटेशन का शिकार थी। और ज्योतिबा फुले को ये सारी बातें को बड़ी केयरफुली देख रहे थे। एंड ही बिलोंग फ्रॉम सो कॉल्ड लोअर कास्ट एक्चुअली, so that he is also looking for the development of lower caste। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या क्या किए जो एग्जाम्स में आपके लिए जरूरी हैं वो जानने हैं। तो ही कंसीडर विमेन सुपीरियर टू मेन एंड टू मेंटेन सुपीरियरिटी। उन्होंने कहा कि विमेन जो है ना मेन से सुपीरियर है और इस सुपीरियरिटी को बना के रखना है, क्योंकि विमेन्स ही हैं जो किसी सोसाइटी को इस्टेब्लिश करती है। विदाउट वीमेन एक सोसाइटी जो है प्रिवेल नहीं कर सकती। एक आदमी भी अगर अपनी एफिशिएंसी को बनाए रखता है तो उसके पीछे जो रोल होता है वो वीमेन का होता है। तो इस बात को समझना होगा, इस सुपीरियरिटी को समझनी होगी। ज्योतिबा फुले ये कह रहे हैं। फिर 1851 में ज्योतिबा फुले ने वन ऑफ द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल पुणे में इस्टेब्लिश किया विथ हर वाइफ सावित्रीबाई फुले। तो अगर पूछेगा कि पुणे में सबसे पहला गर्ल्स स्कूल हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट गर्ल स्कूल इन पुणे, then what will your answer? That answer is Jyotiba Phule with her wife Savitribai Phule in 1851। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर के क्या बनाया था, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल पुणे में एस्टैब्लिश किया। ठीक है, इसके बाद देखें उन्होंने कास्ट स्ट्रक्चर के लिए कैसे काम किया, क्योंकि सोसाइटी में मैंने बात किया था राजा राम मोहन राय ने भी कास्ट स्ट्रक्चर को एवलाइज करने की बात की। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई बर्थ से सुपीरियर थोड़े होता है। ठीक है, ऐसे ही ज्योतिबा फुले ने भी कहा कि बर्थ से सुपीरियरिटी नहीं आती है, और सोकॉल्ड जो लोअर कास्ट हैं सोसाइटी में दे आर सप्रेस्ड राइट नाउ, मतलब उनको दबाया जा रहा है और कुल मिला के एक तरीके से उनके साथ गुलाम के जैसा व्यवहार किया जा रहा है, बिहेव किया जा रहा है। इस सबको देखते हुए जो है इन्होंने ज्योतिबा फुले ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। क्या नाम बुक थी? गुलामगिरी। ठीक है, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस फेल्ड बाय द लोअर कास्ट, मतलब किस तरीके की डिस्ट्रेस फेल्ड करनी पड़ रही है लोअर कास्ट को। ठीक है, मतलब एक कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता है, या फिर अलग अलग तरीके के कई सारी चीज़ें थी उस समय सोसाइटी की। तो उसको जो है हटाने की बात की थी उन्होंने, किसने? मतलब जो है ज्योतिबा फुले। ठीक है, और बुक कौन सी लिखी थी उन्होंने? गुलामगिरी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फेमस बुक गुलामगिरी इज रिटन बाय, तो आंसर होगा ज्योतिबा फुले। ओके, इसके बाद अगर हम देखें इन 1854 he established untouchables and स्कूल उन्होंने इस्टेब्लिश किया अनटचेबल्स के लिए, एंड स्टार्टेड अ प्राइवेट ऑर्फनेज फॉर विडो, और जो विडो यानी कि विधवाएं हैं, ठीक है, उनके लिए जो है प्राइवेट ऑर्फनेज भी ओपन किया। क्योंकि जो विडोज हो जाती थी, आपको पता होगा कि जिस सोसाइटी में सती सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, तो अगर कोई महिला या कोई वीमेन जो है अगर सती नहीं होती है तो क्या उसके साथ प्रॉपर बिहेव किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। उसको हो सकता है घर से निकाल दिया जाए कि तुम नहीं चली, है ना, तुम घर से बाहर हो। तो उस समय जो है कहीं ना कहीं वीमेन्स ऑर्फन हो गई ना, एक तरीके से अनाथ हो गई। तो उसके लिए उन्होंने एक ऑर्फनेज स्टार्ट किया इन 1854, प्राइवेट ऑर्फनेज स्टार्ट किया। ठीक है, और उसके साथ ही साथ जो अनटचेबल्स थे, SC जो ट्राइब्स थे और जो लोअर कास्ट के लोग थे जिनको अछूत कहते थे, लोग उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, ठीक है, दूरी बनाओ ऐसे बोलते थे, तो उनके लिए इन्होंने जो है ये
अनटचेबल्स के लिए स्कूल ओपन किया, ठीक है। इसके बाद सोशल जस्टिस फॉर लोअर क्लास। लोअर क्लास क्योंकि सोसाइटी में एक तरीके से पिछड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए वो सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। व्हाट इज सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस का मतलब ये है सामाजिक न्याय होना, ठीक है। सामाजिक न्याय कैसा कि मतलब एक व्यक्ति छोटे क्लास से आता है या लोअर कास्ट से आता है, एक व्यक्ति अपर कास्ट से आता है, तो क्यों एक अपर कास्ट के व्यक्ति को ज़्यादा राइट्स हैं और एक लोअर कास्ट के व्यक्ति को कम राइट्स हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। बोथ आर इक्वल, क्योंकि गॉड ने दोनों को इक्वल बनाया है, ठीक है। तो जब गॉड ने दोनों को इक्वल बनाया है तो दोनों के क्या होने चाहिए? राइट्स इक्वल होने चाहिए। और इसकी बात कर रहे थे कौन? ज्योतिबा फुले। और उसमें उन्होंने लिखा सत्य शोधक समाज की स्थापना की कब? 1873 में। तो पहला क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज इज स्टेब्लिश बाई, तो कौन है? ज्योतिबा फुले, और दैट इज स्टेब्लिश इन 1873, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें किस लिए स्टेब्लिश किया, तो सत्य शोधक समाज स्टेब्लिश किया इन्होंने सिक्योरिंग सोशल जस्टिस फॉर द वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन है उनको सामाजिक न्याय मिले, ठीक है। कुल मिला के वो गवर्नमेंट से भी तो ऐसे कह रहे थे कि ऐसा देखिए ये जो वीकर सेक्शन है ये पावर्टी में है, इसको इनफैक्ट फूड नहीं मिल रहा है, और सोसाइटी का जो अपर क्लास है वो तो इसको सप्रेस कर ही रहा है, ठीक है। तो आप इनके लिए कुछ करिए, गवर्नमेंट आप कुछ करिए इनके लिए, क्योंकि ये सोसाइटी में दबे लोग हैं, ठीक है। आप एक बात समझो कि जब छोटे लोगों के लिए कोई आवाज़ उठाएगा तो वो भी तो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में आएंगे ना, और जब वो मेन स्ट्रीम में आएंगे तो फाइनली क्या होगा? नेशनलिज्म में एक जो है कि मजबूती आएगी कि नहीं आएगा ना, क्योंकि सोसाइटी का जब हर एक क्लास मिलेगा और वो आगे बढ़ने की बात करेगा तो नेशनलिज्म को क्या मिलेगी? मजबूती मिलेगी। अदरवाइज एक बड़ा क्लास जो है सप्रेस कर रहा है छोटे क्लास को, ठीक है, तो क्या छोटा क्लास चाहेगा कि हम जो है कि इनको हटा दें? नहीं, ठीक है भाई, ये रहें चाहे वो रहें, वही बात है। हमारे यहाँ कहते हैं ना वो, जैसे तुम्हारा दाल भात वैसे हमारा सतुआ, ठीक है। तो वही बात है कि मतलब चाहे अंग्रेज रहें चाहे बड़े लोग रहें, हमको तो कोई मतलब नहीं। तो जब ज्योतिबा फुले या फिर और भी जो लोग थे, राजा राम मोहन राय, जब इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे तो उनको भी लगा कि हाँ हमारे लिए भी कोई आवाज़ उठाने वाला है, और वो इंडियन, सबसे बड़ी बात तो ये, वो कौन है? इंडियन। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो ये आपका ज्योतिबा फुले का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया, और कल हमने जो है राजा राम मोहन राय को देख लिया। मेरे ख्याल से आप रिवाइज कर रहे होंगे, तो रिवाइज कर लीजिएगा उसको, और इसका नोट्स आप बना लीजिए सेम ऐसे, ताकि एग्जामिनेशन के टाइम आपको बुक रीड ना करनी हो लाइन बाय लाइन, और सिर्फ एक बार वीडियो देख के और इसको देख लेंगे आप तो आपको एग्जाम में याद रहेंगी चीजें। इसके बाद रोल ऑफ द प्रेस, रोल क्या था, प्रेस का रोल क्या था नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में इंडिया के? तो अगर आप देखो द अमृत बाजार, उस समय कई सारी पत्रिका और न्यूज़पेपर्स निकले। पत्रिका आप जानते होंगे मंथली आती है, ठीक है, तो वो आती थी, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर्स आए। तो न्यूज़पेपर हम देखें, अमृत बाजार पत्रिका है, द बंगाली है, द हिंदू है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, एंड सम ऑफ आल्सो ऑफ सम वर्नाकुलर पेपर्स आर आल्सो पब्लिश्ड एट दैट टाइम। कुछ मातृभाषा वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी पेपर्स पब्लिश हुए, ठीक है। जैसे एक सोन पत्रिका थी, ठीक है, मतलब जो वहाँ की लैंग्वेज थी, जैसे मराठी में पत्रिका पब्लिश हो रही है, ठीक है, बंगाली में पब्लिश हो रही है, तो इन लैंग्वेजेस में भी वहाँ पर जो है पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर पब्लिश हुए। तो भाई जब लोकल लैंग्वेज में पेपर पब्लिश होगा तो उसको लोग बड़े अच्छे से पढ़ेंगे ना और समझेंगे, ठीक है, एक फायदा। और दूसरी बात, ये जो इंग्लिश पेपर थे ये तो आ ही रहे थे, तो इंटेलेक्चुअल्स इंग्लिश पेपर पढ़ रहे थे। इसने काम क्या किया? सबसे पहले जो भी मतलब जो मंथली मैगजीन्स आती थी उसमें क्या होता था? मैसेज ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड मॉडर्न लिबरल आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड होम रूल। लिबर्टी की बात की जा रही थी, इसका मतलब पर्सनल फ्रीडम की बात की जा रही है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, लिबर्टी होनी चाहिए। आप हर बात पे हमें क्यों दबा रहे हैं? यू आर जस्ट सप्रेसिंग अस, ठीक है, हमें फ्री करिए, हमें कुछ राइट्स दीजिए, ठीक है। हम आदमी हैं, इंसान है, जानवर थोड़े हैं कि आप हमें बांध के चराएं, है ना। तो हमें क्या होना चाहिए? लिबर्टी, वी वांट लिबर्टी।
तो लिबर्टी के बारे में पेपर में लिखा जा रहा था, उनको उनके राइट्स की बात कराई जा रही थी। एक बात समझिए, अगर किसी इंसान को अपने राइट्स नहीं पता है ना, अपने अधिकार नहीं पता है ना, तो वो डरेगा। जैसे गरीब आदमी जब एक सरकारी अस्पताल में जाएगा या फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा, तो उसको ढेर सारे राइट्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, लेकिन वो अपनी बात कहीं नहीं पाएगा बिकॉज ही डोंट नो हिज ओन राइट्स, है ना। लेकिन अगर वो पढ़ ले कहीं पर, तो देखो भैया मुझे ये राइट मिला है, मुझे ये राइट मिला है, ठीक है, तब तो अपनी बात कह पाएगा ना सीधे। तो कुल मिला के जब पेपर में लोग पढ़ रहे थे लिबर्टी, मतलब कैसे इंग्लैंड में लिबर्टी है, फ्रीडम है लोगों को, साथ ही साथ इक्वालिटी, समानता होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा है कोई बहुत छोटा है और दोनों में गैप है, इक्वालिटी की बात कर रहे थे। साथ ही साथ होम रूल की बात लिखी जा रही थी न्यूज़पेपर्स में कि होम रूल होना चाहिए। ये ब्रिटिशर्स कौन होते हैं हमारे ऊपर रूल करने वाले? वी आर इंडियंस, वी विल डिसाइड आवर डेस्टिनी, हम अपनी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे। कोई अंग्रेज आके क्यों ये डिसाइड करेगा कि इंडिया की गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए और इंडिया के लोगों पर रूल कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें किस में लिखी जा रही है? न्यूज़पेपर में लिखी जा रही है। तो ये सब जब लोग पढ़ रहे हैं तो लोगों के अंदर हाँ बात सही है और रूल होना चाहिए, सोचेंगे ना लोग। जैसे आपको कुछ नहीं पता है, नहीं पढ़े हैं तो कुछ नहीं सोचेंगे, लेकिन जैसे पढ़ना शुरू करता है इंसान ना, वो सोचना शुरू करता है, पढ़ने के बाद सोचना शुरू किया। फिर डेली क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, एक्चुअली गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज थी उनका क्रिटिसिज्म होता था कि जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी मैंने बताई थी कि कैसे इंडियन जो वेल्थ है वो कहाँ निकल रहा है, बाहर के देशों में जा रहा है, ठीक है, कैसे कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, हमसे ही टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, और हमारे ही जो है यहाँ कपड़े बेच रहे हैं और उससे पैसा ले रहे हैं और मतलब जो है कि इंग्लैंड लेके जा रहे हैं। तो दे आर जस्ट ड्रेनिंग आवर वेल्थ फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से वो पैसा कहाँ लेके जा रहे हैं, ब्रिटेन लेके जा रहे हैं। तो ओवरऑल इंडिया का जो एसेट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। इसके बाद देखो, इट मेड इंडियंस अवेयर व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, विश्व में क्या हो रहा है, इससे अवेयर किया इंडियंस को। किस तरीके से अवेयर किया, लोगों को पता चला कि पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट ऑल अराउंड वर्ल्ड कैसा हो रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम है। जैसे फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसमें फ्रैटर्निटी की बात आई थी, फ्रीडम की बात आई थी, इक्वालिटी की बात आई थी, ठीक है। तो ये सारी बातें कही जा रही है ना। तो जब वहाँ पर फ्रैटर्निटी, फ्रीडम और इक्वालिटी है, भाईचारा बंधुता है, तो क्या इंडिया में होना चाहिए कि नहीं, फ्रैटर्निटी होनी चाहिए ना। तो ये सारी बातें जब न्यूज़पेपर में जा रही थी तो लोगों ने जब ये बातें पढ़ी तो लोगों के मन में आया कि अरे यार वी आर इंडियंस, ठीक है, और हम सभी एक दूसरे से भाई भाई हैं और हमें एक होकर के इन ब्रिटिशर्स को जो हमें लूट रहे हैं इनको क्या करना है, बाहर निकालना है। और इसने एक कॉमन सीमेंटिंग फोर्स का वर्क किया और जिसने लीड किया इंडिया के जो है नेशनलिज्म के डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया या फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया है कि भारत में राष्ट्रवाद का कैसे जो है कि विकास हुआ, ठीक है। अब जो हम तुम्हारा जो टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का जो है निर्माण कैसे हुआ है और कांग्रेस के फर्स्ट टू सेशन आपके एग्जाम में जो पूछा है, पहला सेशन जिसको विमेश चंद्र बनर्जी ने हेड किया था और सेकेंड सेशन जिसको दादा भाई नौरोजी ने हेड किया था, ठीक है, बस उनके लीडर्स का नाम जानना है। तो आज का टॉपिक आपका समाप्त है और कल जो है या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।